पहले हम लोग आज बात करना चाहेंगे आप सभी मीडिया बंधुओं का। एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग को आमंत्रित किया गया और आप लोग इसमें बड़ी संख्या में आकर के हम लोगों से बात करने के लिए आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के उस पर बात करेंगे और इसके अलावा अन्य मुद्दे होंगे उस पर भी बात करेंगे और फिर आपके जो सवाल होंगे उन सवालों का हम लोग जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे जो डिसीजन आया हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने भी अपने मन से कहा है, आपको भी संज्ञान में लिया है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव, जातिगत पूर्वाग्रह के कारण छुआछूत के कारण जो भेदभाव होता है, जो उनके साथ जातीय हिंसा होती है, समाज में बहिष्कार होता है, इसको लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि हम इस समाज को जो सामान्य शिक्षा, सामान्य आर्थिक अवसर, सामान्य संपत्ति और जमीन का अधिकार जो नहीं थे, इसको लाने के लिए किया गया था। मैं बड़े ही एक कड़े शब्दों में कहूँगा कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन योजना नहीं थी, वो सामान्य अवसर के लिए थी, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए थी, छुआछूत को खत्म करने के लिए थी। आप अब ये बताइए, इतने दिन हो गए आरक्षण को, क्या इस देश में छुआछूत खत्म हुआ? अभी तक खत्म हुआ? आज भी देश में कहीं ना कहीं छुआछूत के हमेशा आपको कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाते हैं। इसके बाद ये बताइए कि जो सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ओबीसी कैटेगरी में एक क्रीमी लेयर है, उसी तरह से ये एससी एसटी में भी वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर के लिए किया जाए। तो आप ये बताइए कि सरकारी नौकरियों में हमारी संख्या कितनी है? जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उसमें कितने लोग हैं एससी एसटी के? अगर आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ, दिलीप मंडल जी के द्वारा दिया गया था, यह दिखाइए, ये रहा एससी एसटी का, ओबीसी का। इसमें देख लीजिए कि कितनी हमारी भागीदारी है, कितनी हमारी सहभागिता इसमें। क्या इसमें आप ये देख के बता दीजिए कि एससी एसटी के लोग कितने हैं और कितना बड़ा इसमें है कि इसमें आप क्रीमी लेयर खोज रहे हैं। इसमें मुश्किल से इतने बड़े आईआईएम जो पूरे देश में है, सिर्फ 3 प्रोफेसर है एससी एसटी के, और आप इनको क्रीमी लेयर कह करके बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये आरक्षण चोरी का एक और चोर दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से रास्ता निकाला गया कि क्रीमी लेयर कह करके आपको हम निकाल देंगे और ये इसके बाद जितने भी उम्मीदवार होंगे एससी एसटी के, उनको नॉट फिट फॉर सिलेक्शन कह करके इन पदों को किसी और तरीके से भरा जाएगा, जो कि सरासर गलत है। आज भी ये सिर्फ सामाजिक न्याय के पक्ष में ये नहीं था, इसीलिए हमारा विरोध रहा है। और इसको लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास गए थे। प्रधानमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े ही अपने तन्मयता से उनको अच्छी तरह से इस इशू के बारे में बताया, और बताने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि चिराग जी, इसमें जो भी यथासंभव होगा आरक्षण को पुरानी स्थिति में रखने के लिए वो हम लोग करेंगे। हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं, और इस बाबत कल अश्विनी वैष्णव जी का भी एक शाम में सरकार की तरफ से बयान आया कि हम लोग भी आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ हैं। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी हाजीपुर में चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त हाजीपुर में आए थे, उसी वक्त चिराग पासवान जी ने कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, और वो इसी चीज को कायम रखते हुए
इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए लड़ते हुए उन्होंने इस चीज को अपने वादे को निभाने का पूरा प्रयास किया है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। का जो ये डिवीजन हुआ था ये दलित और महादलित में, तो लगातार इस बारे में लेकर के हमारे अभिभावक पहले रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी लगातार नीतीश कुमार जी से मिलते रहे हैं और जो भी समाज छूटे हुए हैं या जो वर्गीकरण है उसको खत्म करने के लिए जो भी समाज छूटे हुए हैं, जो भी उन सब सारी सुविधाएं दी जा रही है महादलित को, वो भी दलित समुदाय को दी जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और इसमें आपने देखा होगा कि कहीं कहीं हमारे प्रयास सफल भी रहे। दूसरी बात रही, दूसरा सवाल क्या था आपका? मोदी जी का जो 10 साल से सबका साथ सबका विकास है, मतलब कि एक छुआछूत खत्म करना है, एक जैसा है सबको विकास देना। देखिए छुआछूत जो है एक सामाजिक समस्या है और इसका जो हल है वो लगातार राजनीतिक तौर पे इसको राजनीति के तौर पे ही इसको खत्म किया जा सकता है, राजनीतिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है, समाज में जागरूकता ला करके। ऐसे में जब भी आरक्षण पे किसी तरह का कोई प्रहार किया गया है, आपको याद होगा 2017 में 18 में भी ऐसे प्रयास हुए थे और भारत सरकार ने उसको यथास्थिति में पुनर्स्थापित करने का अपना वादा पूरा किया था। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा जो भी प्रयास किया गया है वर्गीकरण का, वो इस बार भी इसके पक्ष में नहीं है और उसको पुरानी स्थिति में ही स्थापित किया जाएगा। ये डिसीजन आया वर्गीकरण का, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और मैं आगे बढ़ के बोलूँगा अखिलेश यादव जी, आपने किसी का भी बयान सुना इस बारे में? जब आरक्षण पे प्रहार किया गया है उस वक्त किसी का भी आपने बयान सुना? किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया, अपनी स्थिति क्लियर की? देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ दलितों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो उसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, काम निकल जाने के बाद उनको फिर अपने हाथ पे छोड़ देते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब उन्होंने आंकड़ा दिया कि बजट बनाने में कितने दलित थे, तो साथ में उनको ये भी आंकड़ा देना चाहिए था कि नेशनल हेराल्ड में जहाँ लोग काम करते हैं उसमें कितने दलित काम करते हैं। अगर सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाएंगे वो बिल्कुल हमारे समाज के पक्ष में होंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के पक्ष में होंगे। नहीं करेंगे तो समर्थन वापस लेंगे। देखिए, आप अभी भविष्य के प्रयास लगा रहे हैं। आप कल ही बयान आया है कि सारे प्रयास करेंगे, पहले प्रयास करें तो दीजिए। आईएएस और आईपीएस को माना जाता है कि नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में एक इसका जो पायदान है वो सबसे ऊंचा है और उस ऊंचे पायदान पर जा करके भी अगर आपको छुआछूत के आधार पे भेदभाव हो आपके साथ, तो ये बहुत ही मतलब क्या कहेंगे आप इसे कि क्या समाज में ये किसी तरह से स्वीकार किया जा सकता है? जो लोग बात करते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण एक क्रीमी लेयर होना चाहिए, ये न्यूज़ है जो आईपीएस बने थे और शादी में घोड़ी पे चढ़ करके अपनी बारात को ले जाना चाहते थे। इनको भी वहाँ लोकल थाने से पूरे गांव को भर दिया गया क्योंकि वहाँ के दबंग लोग नहीं चाहते थे कि ये घोड़ी पे चढ़े। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि समाज में जो भी जातिगत आधारित पूर्वाग्रह है, भेदभाव है, जब तक जाति है, जब तक वो खत्म नहीं होगी, तब तक आरक्षण में किसी भी तरह का कोई वर्गीकरण, कोई प्रहार, कोई बदलाव भी समाज के हित में नहीं होगा। मांझी जी तो समर्थन कर रहे हैं सर। देखिए, आदरणीय मांझी जी का बहुत सम्मान है और मांझी जी हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं। सदन में हम लोग कितनी बार मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि मांझी जी जब वर्गीकरण की बात करते हैं तब वो समाज में एक बहुत छोटे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में एक बहुत छोटे तबके की बात करते हैं। वो पूरे समाज की बात नहीं करते हैं, उनको पूरे समाज के बारे में बात करना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी पीछे अभी गए थे
और उन्हीं के हैं। जब वहाँ से निकले उस मंदिर पे गए थे, मंदिर से निकलने के बाद पूरी की पूरी मंदिर को धो करके स्वच्छ किया गया था। अब ये बताइए, क्या ये सामाजिक चेतना है? क्या आदरणीय मांझी जी को याद नहीं है कि उनके साथ एक ऐसा सलूक किया गया था? मैं ये कहूँगा कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की बात हो, तो एक होमोजेनियस ग्रुप की तरफ पूरे समाज की बात हो, सिर्फ एक छोटे तबके की बात नहीं हो, पूरे समाज की बात हो। हम लोग पूरी समाज की भलाई के पक्ष में हैं। ये आपको मेंबर बनाया गया है, अगर वक्त बोर्ड का अगर कुछ आता है तो आप उसके पक्ष में रहेंगे, पक्ष के या विपक्ष के? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को, जो डोनेटेड प्रॉपर्टीज होती है, जो दान की गई संपत्ति होती है, उसको एक बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आया है। लेकिन हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम लोग का पक्ष ये है कि ऐसा कोई भी बिल आए तो पूरे समाज में हर पक्ष से बात हो, सबका पक्ष लिया जाए, और इसके बाद ही जब वाइडर कंसल्टेशन हो जाए तभी ही उस पर कोई अंतिम फैसला किया जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि इस बिल को डिस्कशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, जहाँ पे पूरे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी पक्ष हैं, सब लोगों से राय विचार करके ही इस पर कोई आखिरी फैसला हो। और इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इन्होंने एक जेपीसी गठित की। जेपीसी एक बड़ी कमेटी होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की, जहाँ रेफर किया गया है, और इस पे हम लोग पूरे के पूरे इस समाज के जितने भी पक्षकार होंगे सबकी बातों को सुनेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे, और उसके साथ ही एक समग्र एक जो रिपोर्ट बन के होगी हम लोग सरकार को सौंपेंगे, ताकि अंत में जो फैसला आए वो हर पक्ष को मंजूर हो। करने की बात हुई थी, तो उसी वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया था कि ये बिल जो डोनेटेड प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए ला रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सही मायने में इस बिल के पर्पस को पूरे समाज की भलाई के लिए अगर देखा जाए तो बेटर रहेगा कि हम लोग इस पे हर पक्षकार एक वाइडर कंसल्टेशन के साथ ही आगे बढ़ें, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मानते हुए इस बिल के लिए एक जेपीसी गठित करके इसको वहाँ भेजने का काम किया है, जहाँ सभी पक्षों को सुना जाएगा। उपचुनाव को लेकर उपचुनाव में हम लोग एनडीए के गठबंधन के तौर पे जो भी उम्मीदवार हमारी गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा, हम लोग उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनको जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार? ये संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र है, यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। क्योंकि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि आरएलजेपी तो एनडीए में है ही नहीं, तो आप लोग क्या तैयार होंगे आरएलजेपी को अगर एक सीट जाता है तो? देखिए, हम लोग 5 पार्टियों के गठबंधन लोकसभा के चुनाव में गए थे। वो पांचों गठबंधन के अलावा कोई और भी पार्टी अगर इस गठबंधन में है तो वो चुनाव में कहीं न हमारे लिए काम करते हुए दिखें, न गठबंधन के लिए काम करते हुए दिखें। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी गठबंधन के प्रतिकूल उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस गठबंधन में है, और अपनी गठबंधन में हमारी तरफ से जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग उसके लिए प्रचार करेंगे। मेरे 2 विचार हैं, आप इत्मीनान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि एक अरुण भारती के आगे आ जाने से पूरा समाज आगे नहीं आ जाता, और इसीलिए पूरे समाज के इंटरेस्ट में है कि इसमें कोई वर्गीकरण फिलहाल नहीं हो, नहीं तो आरक्षण की चोरी, आरक्षण में छेड़छाड़, परिवार जो पहले से होते आए हैं वो जारी रहेंगे। इसलिए फिलहाल इसमें कोई उपवर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, मेरी बेटी अभी क्लास 10th में बेस्ट 4 में 90% अंक लाई है। आगे जाकर के जब वो किसी कॉलेज में दाखिला देगी और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी तो उसके जो 90% नंबर आए हुए हैं, क्या उसके लिए वो जनरल कैटेगरी का अपना फॉर्म भरेगी कि रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरेगी? जैसे ही आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आप हमारे ऊपर दावा कर देंगे कि ये गलत जानकारी दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और आपको अगर पता चल जाए कि ये रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, भले 90% ही अंक लाया हो,
तो आप उसे तुरंत उठा करके, भले ही एलिजिबल भी होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप उसको उठा करके आप डाल दीजिएगा रिजर्व कैटेगरी में। इसका मतलब ये हुआ कि ये छुआछूत और भेदभाव जो पहले मूर्त रूप में था, अभी भी अमूर्त रूप में है। इसलिए इसका जो आपका जो सवाल है, उस सवाल का जवाब इस समाज के पूरे परिप्रेक्ष्य में और इन दो बातों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं हो सकता, इसका एक सब्जेक्टिव जवाब ही हो सकता है। तो चिराग पासवान जी की पहली फिल्म में कंगना रनौत जी थी, उनकी जाति मुझे नहीं पता है, और मुझे मेरा ये मानना है कि अगर जातियों के भेद को मिटाना है तो इस तरह का मेल मिलाप, सामाजिक हमारा मेल मिलाप तो हर लेवल पर होना चाहिए, सिर्फ फिल्म में ही नहीं होना चाहिए, ये हमारे समाज में हर जगह होना चाहिए। और मैं आगे बढ़ कहूँगा, अगर रोटी और बेटी का संबंध हो सकता हो तो वो भी होना चाहिए, तभी जाके समाज में ये जातिवाद का कोड खत्म होगा।